Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our What to Study in Rural Banking Part 3 lecture, and let's continue our discussion from page number 178. तो पहला पॉइंट है हमारा डीएलआरसी मीटिंग। डीएलआरसी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयर करता है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी यानी डीसीसी के मेंबर इसे अटेंड करते हैं। इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे कि एमपी, एमएलए, जिला परिषद चीफ, जिनको इनवाइट किया जाता है। इन्हें लीड बैंक के द्वारा क्वार्टरली कन्वीन किया जाता है। ये पेस और क्वालिटी रिव्यू करते हैं लीड बैंक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के। ये इंश्योर करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस को। मीटिंग डेट फिक्स किया जाता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के कन्वीनियंस के बेसिस पर। इसके अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बैंक फंक्शन में, न्यू आउटलेट, किसान क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, और जो क्वेरीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं उनको प्रायोरिटीज़ दिया जाता है। ठीक है, और डीएलआरसी डिसीजन को फॉलोअप किया जाता है डीसीसी मीटिंग में। राइट, सो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर पहला सवाल है, हु चेयर द डीएलआरसी मीटिंग? लीड बैंक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लोकल एमपी, जिला परिषद चीफ। सही जवाब है इसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाउ ऑफन शुड डीएलआरसी मीटिंग भी कन्वीन बाय द लीड बैंक? तो डीएलआरसी मीटिंग कितनी बार कन्वीन होना चाहिए? एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली या बायनुअली? सही जवाब है इसका क्वार्टरली। यहाँ पे लिखा गया है ना क्वार्टरली, इसको आपको ये करना है। ठीक है, कन्वीन करना है क्वार्टरली। फिर ये सब देख लीजिए, कौन चेयर करेगा, कौन अटेंड करेगा, किसके पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस हियर। चलिए पेज नंबर 183 में आ जाइए और यहाँ पे बीएलबीसी मीटिंग की बात करते हैं। तो बीएलबीसी मीटिंग जो है प्रत्येक ब्लॉक के लिए कन्वीन किया जाता है। यहाँ पे ब्रांच क्रेडिट प्लान को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेयर वी डिस्कस एन एग्रीगेट ब्रांच क्रेडिट प्लान। यहाँ पे डीडीएम होता है, एलडीएम होता है, वो गाइड करता है प्लान को फाइनलाइज करने में। ठीक है, जो ब्लॉक क्रेडिट प्लान होता है इसके अंदर पोटेंशियल आइडेंटिफाइड और गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक होता है एक ब्लॉक क्रेडिट प्लान होता है, एक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान होता है, इसको डीसीपी बोलते हैं। डीसीपी क्या होता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान होता है। तो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान क्या होता है दोस्तों कि एग्रीगेटेड फ्रॉम ब्लॉक क्रेडिट प्लान बाय एलडीएम, यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है बीसीपी से एग्रीगेट करके डीसीपी बनाते हैं। बीसीपी क्या होता है? ब्लॉक क्रेडिट प्लान। डीसीपी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान? इट इज़ एन एनालिटिकल असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट नीड, यानी डिस्ट्रिक्ट की जो क्रेडिट नीड है उसका एनालिटिकल असेसमेंट होता है। तो इसके अंदर टोटल क्रेडिट फंड फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर, नए फाइनेंशियल ईयर में कितना क्रेडिट फंड है वो इंडिकेट किया जाता है। जो जोनल है, जो कंट्रोलिंग ऑफिस है, वो डीसीपी को बिजनेस प्लान में कंसीडर करता है। यदि अप्रूवल और एग्रीगेशन की बात करें तो डीसीपी प्रेजेंट किया जाता है डीसीसी को, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूवल के लिए। ठीक है, और जितने भी डीसीपी एग्रीगेट किए जाएंगे स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान में एसएलबीसी कन्वीनर बैंक के द्वारा। स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल एनुअली, अलाइनमेंट विथ एसीपी। तो कॉर्पोरेट बिजनेस टारगेट का अलाइन किया जाता है एनुअल क्रेडिट प्लान के साथ। बैंक के जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इंटरनल बिजनेस प्लान को एसीपी से सिंक्रोनाइज करते हैं। एक बार फिर से की पॉइंट रिकॉल कर लीजिए, बीएलबीसी का मीटिंग प्रत्येक ब्लॉक में होगा, नाम ही रखा है बीएलबीसी ब्लॉक के लिए ही होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मेन पॉइंट? इसके अंदर मेन पॉइंट होता है कि ब्रांच क्रेडिट प्लान को डिस्कस करना। डीडीएम और एलडीएम गाइड करते हैं प्लान को फाइनलाइज करने में। ये तो बीएलबीसी समझ में आ गया। एक होता है डीसीपी। डीसीपी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान जो है ब्लॉक क्रेडिट प्लान से एग्रीगेट किया जाता है एलडीएम के द्वारा, और एक डीसीपी प्रेजेंट किया जाता है डीसीसी को लीड मैनेजर के द्वारा अप्रूवल के लिए। जितने भी डीसीपी होते हैं उनको एसएलसीपी कह सकते हैं, इसको एसएलबीसी कन्वीनर बैंक के द्वारा एग्रीगेट किया जाता है। और कॉर्पोरेट बिजनेस टारगेट को एनुअल क्रेडिट प्लान अलाइन किया जाता है। पहला सवाल, हु गाइड द बीएलबीसी इन फाइनलाइजिंग द ब्लॉक क्रेडिट प्लान? ब्रांच मैनेजर एंड लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर एंड लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जोनल मैनेजर एंड ब्लॉक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ब्लॉक मैनेजर। सही जवाब है इसका डीडीएम एंड एलडीएम। मैंने अभी आपको बताया था कि बीएलबीसी को गाइड करने का जो जिम्मा है वो डीडीएम और एलडीएम को दिया गया है प्लान को फाइनलाइज करने में। What does the DCP indicate? The credit need of each block, the total quantum of fund earmarked as credit for the new financial year. Yes, DCP यही बताता है मुझे कि बेसिकली एनालिटिकल असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट नीड। डिस्ट्रिक्ट की क्रेडिट नीड क्या है? नाम ही रखा है डी मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। फिर कह रहा है कि स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान को कब एनुअली लॉन्च किया जाता है? तो 1 अप्रैल को लॉन्च किया जाता है। पेज नंबर 186 में आ जाइए और यहाँ पे आप एनएसएफआई 2019-24 का ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए। बेसिकली इसके अंदर क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, और बैंकिंग एक्सेस दिया जाता है सभी विलेज को विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ 500 हाउस होल्ड इन हिल एरिया। तो 500 ये 5 किलोमीटर रेडियस
500 हाउस होल्ड हिली एरिया में सभी को बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड करना, ये एनएसएफआई का मेन पर्पज़ है। यदि हम बात करें एसएलबीसी या यूएलटीबीसी के कन्वीनर बैंक के इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये क्या करते हैं कि एससीबी, फिर आरआरबी, एसएफबी, पीईबी, इन सभी टारगेटेड एरिया के प्रेजेंस, इन सभी के प्रेजेंस को रिव्यू करते हैं, इंश्योर करते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले फाइनेंशियल सर्विस को सभी विलेज में विद इन स्कोप। एक होता है हमारा सीडी रेशियो, सीडी रेशियो बोले या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोले, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली टारगेट सीडी रेशियो जो किया गया है वो 60% का किया गया है, ठीक है, कहाँ पे, रूरल और सेमी अर्बन एरिया में। सो इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया तो हमारा जो टारगेट है सीडी रेशियो का, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, वो कितना का है, 60% का है। प्लीज रिमेंबर इट। पहला सवाल, व्हाट इज द रेडियस विद इन विच द बैंकिंग एक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी विलेज अकॉर्डिंग टू एनएसएफआई। एनएसएफआई के अकॉर्डिंग किस रेडियस के अंदर बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा सभी विलेज को, तो वो है हमारा 5 किलोमीटर रेडियस। Which bank are responsible for reviewing the presence of banking outlet in village? As per NSFI 2019 to 2024, कौन सी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैंकिंग आउटलेट के प्रेजेंस को रिव्यू करे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी, यूएलटीबीसी, कन्वेनर बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, एनबीएफसी। सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आवर एसएलबीसी और यूएलटीबीसी, राइट। तो ये ध्यान रखना हमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द एडवाइस सीडी रेशियो फॉर बैंक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। तो जो बैंक हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरिया है उसके आपसे पूछा जा रहा है कि सीडी रेशियो कितना हो, 60% होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 189 पे आते हैं और यहाँ पे जो सर्विस एरिया अप्रोच है इसको पढ़ के जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स डिस्कस इट। तो क्या होता है सर्विस अप्रोच दोस्तों? सर्विस अप्रोच हमें क्या बताता है, बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 1989 में फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली कब लाया गया था, 1989 में आया था रूरल और सेमी अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ये सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल होता है, अच्छे से आरआरबी में इंक्लूडेड है। प्रत्येक ब्रांच को डिजिग्नेट किया गया है कि वो 15 से 25 विलेज को सर्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिव लैंडिंग बढ़ाएंगे, बैंक क्रेडिट को प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम लेवल से लिंक करेंगे और इसे पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है इफेक्टिवनेस के लिए, इसी को बोलते हैं सर्विस एरिया अप्रोच। तो आप देखिए सर्विस एरिया का रिव्यू क्या किया गया, दिसंबर 2004 में रिव्यू किया गया। इसमें जो रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन था उसको हटाया गया, क्रेडिट प्लानिंग को रिटेन, क्रेडिट प्लान को रिटेन किया गया, मॉनिटरिंग को रिटेन किया गया, विलेज को एलोकेट किया गया लैंडिंग के लिए विच इज नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो हमारे जीएसएस हैं उसको छोड़कर एलोकेशन ऑफ विलेज फॉर लैंडिंग। बैंक्स और आरआरबी को फ्री किया गया कि वो किसी भी रूरल और सेमी अर्बन एरिया में लैंड कर सकते हैं। बोरोवर किसी भी ब्रांच को अप्रोच कर सकता है क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए। सो बोरोवर कैन अप्रोच एनी ब्रांच फॉर क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखना है। अब एक होता है हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट, डिस्पेंसिंग विद नो ड्यू सर्टिफिकेट। ये क्या होता है समझिए, इसका एम है कि हैजल फ्री क्रेडिट हो, खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरिया में। इट एम्स टू प्रोवाइड हैजल फ्री क्रेडिट स्पेशली इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया। नो ड्यू सर्टिफिकेट नीडेड फॉर लोन अनलेस रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब तक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं हो तो कोई भी नो ड्यू सर्टिफिकेट लोन के लिए रिक्वायर नहीं जरूरत होगी, ठीक है, वही कहा जा रहा है, नो ड्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर कहा जा रहा है कि पॉलिसी अप्लाई होता है अर्बन एरिया में भी, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो। इसमें इंकरेज किया गया अल्टरनेटिव ड्यू डिलिजेंस, डीडी को एडीडी को इंकरेज किया गया। क्रेडिट हिस्ट्री चेक करें आप सीआईसी के माध्यम से। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट लें बोरोवर से, सरसई का रजिस्ट्रेशन हो, पीयर मॉनिटरिंग हो, ऑल दिस थिंग आर इंक्लूडेड। तो ये हमारा एसए अप्रोच, याद रखिएगा, सर्विस एरिया अप्रोच है। पहला सवाल, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस एरिया अप्रोच? ऑप्शन ए कह रहा है टू लिमिट लैंडिंग टू स्पेसिफिक एरिया, टू इंक्रीज प्रोडक्टिव लैंडिंग एंड लिंक बैंक क्रेडिट विद प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन रूरल एरिया, टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एसए का मेन पर्पस यही है कि हम प्रोडक्टिव लैंडिंग को बढ़ाएं और बैंक क्रेडिट को प्रोडक्शन, एफिशिएंसी और इनकम लेवल से लिंक करें। ऑप्शन बी सही है। What alternative framework was encouraged for due diligence in the place of no due certificate? तो no due certificate के जगह पे कौन सा अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क को इनकरेज किया गया? क्रेडिट हिस्ट्री चेक ड्यूरिंग सीआईसी, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एन एफिडेविट फ्रॉम द बोरोवर, सरसई रजिस्ट्रेशन, पेयर मॉनिटरिंग। सही जवाब है ऑल द अबव। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पहले था हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट को हटा दिया गया और उसके जगह पे ये सब लाया गया, ठीक है। क्या क्या लाया गया? क्रेडिट हिस्ट्री चेक बाय सीआईसी, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट बोरोवर, सरसई रजिस्ट्रेशन, पेयर मॉनिटरिंग। चलिए दोस्तों, जो भी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस हमारे व्हाट टू स्टडी सेशन के माध्यम से, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। लगभग 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया और फिर आपको मैं टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो टॉपिक बार बार रिपीट किया गया है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है अगले एग्जाम में पूछे जाने की। यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारा दोस्तों रूरल बैंकिंग का कैप्सूल कोर्स है, जिसके अंदर मैं सभी व्हाट टू स्टडी पीडीएफ को डाल रखा हूँ। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे इस कोर्स का लिंक अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप
आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट को। व्हाट टू स्टडी पीडीएफ के अलावा आपको रूरल बैंक के कैप्सूल कोर्स में आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको क्विजेस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके अलावा दोस्तों आपको एमसीक्यूज मिलता है। चलिए आगे हम लोग पेज नंबर 199 पे आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ के जाते हैं कि पहला जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी था, ठीक है, वो कब बना था? 1904 में बना था। ये चीप क्रेडिट प्रोवाइड करता है फार्मर को, उनको मनी लेंडर से रिलीव करता है, बहुत सारा एक्टिविटीज देखता है, जैसे कि फर्टिलाइजर का बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन आइटम अंडर पीडीएस। इसका कवरेज जो है टोटल इंडिया का 97% विलेजेस है। यदि पीएससीएस के मेन फंक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करना, सेविंग हैबिट प्रमोट करना, एग्रीकल्चर इनपुट सप्लाई करना जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, फिर मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सप्लाई करना जैसे कि शुगर और केरोसिन। सो ये सभी पीएससीएस के मेन फंक्शन है। मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल बॉडी होता है ना, वो मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करेगा। लगभग मैनेजिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 5 to 9 मेंबर्स आर देयर। 5 to 9 मेंबर्स आर देयर इन द जनरल बॉडी। ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरी, ऑनरी सर्विस सभी को इलेक्ट करेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पीएससीएस। तो इकोनॉमी, ये इसका पर्पस देख लिया हमने, और इसका कवरेज कितना है? टोटल विलेज का 97% है, ठीक है। आप पीएससीएस का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ओके। फिर ये फुल टाइम पेड सेक्रेटरी जो है अकाउंट मेंटेन करेंगे। मेंबरशिप एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर, आर्टिसन, स्मॉल ट्रेडर सभी के लिए एलिजिबल है। ऑर्डिनरी शेयर की बात करें तो इनको 10 और 50 रुपये का ऑर्डिनरी शेयर मिलता है। शेयर्स का ऑनरशिप डिटरमाइन करता है बोरोइंग कैपेसिटी को। इफ यू टॉक अबाउट द लायबिलिटी एंड सोर्सेज ऑफ फंड, तो सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी था, लेकिन बाद में उसको लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। फंड का सोर्सेज क्या क्या है? फंड का सोर्सेज है, ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड? तो पहला सोर्सेज है आपका फंड का, वो है शेयर कैपिटल, इंट्रेंस फी, डिपॉजिट्स, रिजर्व फंड, लोन फ्रॉम हायर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज, फिर लोन फ्रॉम डीसीसीबी, एसटीसीबी, बोरोइंग पावर बेस्ड ऑन लायबिलिटी, क्रेडिट लिमिट फिक्स बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और डीसीसीबी। तो डीसीसीबी के द्वारा या जो रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा क्रेडिट लिमिट फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी था, बाद में उसको लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और कहाँ कहाँ से फंड आता है वो देख लीजिए एक बार, और डीसीसीबी से ये सभी फंड का सोर्स है। यदि हम बात करें क्रेडिट प्रोविजन की, फिर टॉक अबाउट द क्रेडिट प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता है पर्सनल सिक्योरिटी पे, मीडियम टर्म क्रेडिट मिलता है इमूवेबल एसेट या मॉर्गेज पे, इंडिविजुअल बोरोइंग पावर फिक्स किया जाता है बायलॉज में, और प्रोडक्शन क्रेडिट इशू किया जाता है फार्मिंग ऑपरेशन के लिए, टर्म क्रेडिट इशू किया जाता है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। सो ये सब चीज़ ध्यान रखना है हमें। इफ यू टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, सो 99595 प्राइमरी लेवल सोसाइटी है मार्च 31, 2019 में, जिसमें से ऑन फंड इतना है, मेंबरशिप है। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए पहला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पास्ड अकॉर्डिंग टू द लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पीएससीएस? तो पीएससीएस के फॉर्मेशन के लिए पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कब पास हुआ था, कब फॉर्म हुआ था? 47, 1904, 1965, 1989। क्या सही जवाब है इसका? इसका सही जवाब है 1904। 1904 में फॉर्म हुआ था। कितना विलेज का परसेंटेज कवर किया जा रहा है पीएससीएस के ऑपरेशन से? तो 97%। इनमें से कौन सा फंड का सोर्स नहीं है पीएससीएस का? तो कौन कौन सा है एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले है शेयर कैपिटल, एंट्रेंस फी, डिपॉजिट, रिजर्व फंड, लोन फ्रॉम हायर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज, लोन फ्रॉम डीसीसीबी और एसटीसीबीज, बोरिंग, ये सब हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट लोन, मेंबर डिपॉजिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। पेज नंबर 201 में आइए और यहाँ पे आप पढ़ के जाइए। हाँ, ये हमारा ये कैसे सेटअप हुआ? तो कमिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ट्राइबल एरिया, इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेटअप हुआ। ये हिली और ट्राइबल एरिया में ऑपरेट होता है। इसके अंदर सभी तरह के क्रेडिट होते हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट LAMPS। शायद मैंने टॉपिक का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ LAMPS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको पहले तो कमिटी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सेटअप किया गया ट्राइबल एरिया में, हिली और ट्राइबल एरिया में ऑपरेट होता है। सभी तरह का क्रेडिट देता है, सोशल ऑब्लिगेशन, कंज्यूमर रिक्विजिट, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करेगा, मार्केटिंग अरेंज करेगा एग्रीकल्चर के लिए एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों इसकी फीचर्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, सो द फर्स्ट फीचर इज जहाँ पे 10,000 का पॉपुलेशन है वहाँ पे फॉर्म हुआ। मेंबरशिप में 70% ट्राइबल है, 30% नॉन ट्राइबल है।
इनके पास जो बोरिंग का सोर्स होता है वो कोऑपरेटिव और कहाँ से होता है दोस्तों, कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक से बोरिंग सोर्स होता है, शेयर कैपिटल होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होते हैं, ये सभी सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। फिर हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो LAMPS की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो हमारे कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक है वहाँ से बोरिंग ले सकते हैं, शेयर कैपिटल होता है इनका, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है इनमें। इनके अंदर 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं, नॉन ट्राइबल इलेक्टेड डायरेक्टर होते हैं। इनको कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। इनका काम ये है कि कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करना ट्राइबल्स को। इसके अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और कंजम्पशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। खासकर मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में कंसंट्रेटेड है। तो पहला सवाल है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लैम्स मेंबर मस्ट बी ट्राइबल। तो कम से कम 70% लैम्स मेंबर ट्राइबल होने चाहिए। कौन सा स्टेट का हाई कंसंट्रेशन लैम्स का वो देख लीजिए। लैम्स से सवाल बराबर पूछा जाता है। पेज नंबर 205 में आ जाइए और यहाँ पे आप NCDC पढ़ के जाइए। NCDC क्या होता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब इस्टेब्लिश हुआ, तो जो हमारा पार्लियामेंट एक्ट था 1963 का, उसमें इस्टेब्लिश हुआ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ऑपरेट होता है। इसका फंक्शन है प्लानिंग, प्रमोशन एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम। किसके लिए, तो किसके लिए प्लानिंग करना, प्रमोट करना, तो देखिए प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फूड स्टफ। नोटिफाइड कम्युनिटीज़ की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, सोप्स, केरोसिन ऑयल, टेक्सटाइल, रबर। कमर्शियल गुड को सप्लाई करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, मार्केट करना, स्टोर करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना। इसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर, हैंडलूम, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट NCDC। NCDC क्या होता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये कुछ रूरल एरिया के सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, एग्री इंश्योरेंस, एग्रो क्रेडिट एक्सेट्रा। और ये लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। ये मल्टी और स्टेट नेशनल लेवल सोसाइटी को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये मैनेज किया जाता है जनरल काउंसिल्स के द्वारा। NCDC की बात हो रही है और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक तो जनरल काउंसिल है, एक है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इन हाउस टेक्निकल और मैनेजरियल कैपेबिलिटी होता है कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, शुगर, ऑयल सीड, टेक्सटाइल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, डेयरी, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक। पहला सवाल, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑपरेट। किस मिनिस्ट्री के अंदर NCDC ऑपरेट होता है, तो अभी मैंने आपको बताया है ये ऑपरेट होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ NCDC। इनमें से कौन सा NCDC का फंक्शन नहीं है, तो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन रूरल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सेक्टर ये है, प्रमोटिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज पोल्ट्री डेयरी ये भी है, डायरेक्टली ग्रांटिंग लोन टू इंडिविजुअल फार्मर ये नहीं है, सपोर्टिंग रूरल एक्टिविटी ये भी है, ठीक है। पेज नंबर 207 में आइए और बैंकिंग आउटलेट को पढ़ के जाइए। बैंकिंग आउटलेट क्या होता है, तो बेसिकली एक तरह का फिक्स पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट होता है जो कि बैंक के स्टाफ या BC के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके अंदर सर्विसेज क्या क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, चेक और कैश का इंकैशमेंट करेगा, विड्रॉल होगा और लैंडिंग ऑफ मनी। मिनिमम ऑपरेशन जो है कम से कम एक दिन में 4 घंटा और एक वीक में 5 घंटा। पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट कम से कम 4 घंटा से कम ऑपरेट होते हैं और 5 दिन एक सप्ताह में कम ऑपरेट होते हैं। URC की बात करें, ये सवाल पिछली बार पूछा गया था कि जो टियर और टियर 5-6 सेंटर होते हैं बिना किसी CBS इनेबल बैंकिंग आउटलेट का या SCB, SFB, PB, RRB, लोकल एरिया बैंक के या लाइसेंस कोऑपरेटिव बैंक के बिना, उसको हम लोग बोलते हैं URC, अनबैंक रूरल एरिया, अनबैंक रूरल सेंटर, मतलब टियर 5 और टियर 6 सेंटर होते हैं। फिर बात करें बैंकिंग आउटलेट के ओपनिंग परमिशन की, तो डोमेस्टिक शेड्यूल्ड बैंक एक्सेप्ट RRB कैन ऑपरेट आउटलेट इन टियर 1 to tier 6 सेंटर विदाउट RBI परमिशन। मतलब जो डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है ना, वो टियर 1 से टियर 6 सेंटर में RRB के बिना जो है आउटलेट को ओपन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है आउटलेट ओपन करने का, कम से कम नए आउटलेट का 25% जो है फाइनेंशियल ईयर में वो अनबैंक्ड रूरल सेंटर में होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी नए आउटलेट हैं उसका कम से कम 1/4 कहाँ पे होगा, URC में होगा, ये कंडीशन है। और पार्ट टाइम आउटलेट जो प्रो डेटा बेसिस पे काउंट होता है फॉर द 25% रिक्वायरमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बराबर पूछा जाता है। जो टीयर वाइज सेंटर क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जरा देखिए। सबसे पहले 2011 का सेंसस का ये डेटा है। तो टीयर वाइज में टियर 1 में क्या गया है कि 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन के बेसिस पे है, 50,000 से 1 लाख तक टियर 2, 20,000 से 50,000 तक टियर 3, 50,000 नीचे एक कम कर दीजिए। फिर टियर 4 में 10,000 से लेकर 20,000 तक, टियर 5 में 5,000 से लेकर 10,000 तक और टियर 6 में 5,000 से कम। ये पूछा जाता है बराबर। और एक होता है पॉपुलेशन ग्रुप क्लासिफिकेशन, ये भी देख लीजिए। ये क्या होता है, तो कहा जाता है कि रूरल जो है 1,000 तक 10,000 तक, सेमी अर्बन
1 लाख तक, 10,000 से लेके 1 लाख तक, अर्बन 1 लाख से लेके 10 लाख तक, और मेट्रोपॉलिटन 10 लाख से ऊपर। पहला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायरमेंट फॉर बैंकिंग आउटलेट टू बी कंसिडर फुल टाइम? बैंकिंग आउटलेट को फुल टाइम कंसिडर करने के लिए मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया था 2 आवर पर डे 3 डे वीक, नहीं गलत है, 4 आवर पर डे 5 डे वीक, ये सही है। कौन सा टीयर क्लासिफिकेशन कॉरेस्पॉन्ड करता है पॉपुलेशन ऑफ 20,000 टू 49? मान लीजिए कि 20,000 से लेके 50,000 तक है, तो कौन सा टीयर क्लासीफाई होगा? तो ये होगा हमारा टीयर 3, ठीक है। फिर सवाल है कि कितना परसेंटेज बैंकिंग आउटलेट का ओपन होना चाहिए अनबैंक रूरल सेंटर में? तो कम से कम 25%, 1/4 मैंने बोला ना, तो 1/4 जो है कम से कम जो है आपको यूआरसी में ओपन होना चाहिए। चलिए पेज नंबर 209 में आ जाइए और यहाँ पे एलएबी पढ़ के जाइए। एलएबी क्या होता है? लोकल एरिया बैंक। कब स्टैब्लिश हुआ? 1996 में स्टैब्लिश हुआ। ये करता क्या है कि ये जो रूरल सेविंग है इसे प्रमोट करता है और क्रेडिट प्रोवाइड करता है लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉन फार्म सेक्टर, ये सभी इसके फोकस एरियाज है। लोकेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टाउन, फोकस कहाँ होता है इसका? लोकल कंज्यूमर पे, लोकल कस्टमर पे फोकस होता है। गवर्नेंस और रेगुलेशन की बात करें तो आरबीआई एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है, बीआरए एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। प्रूडेंशियल नॉर्म, अकाउंटिंग पॉलिसी, आईआरएसई नॉर्म सभी को एडहेयर करेगा। और करंटली 3 एलएवी हैं भारत में, आंध्र प्रदेश और पंजाब में लोकेटेड है। ये सब पॉइंट याद रहेगा ना आपको। पहला सवाल, व्हेन वाज एलएवी एस्टैब्लिश? 86, 96, 2006, 2016। 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। विच स्टेट करंटली फर्स्टिंग एलएवी? तो एक आंध्र प्रदेश है, एक पंजाब है। तीन एलएवी हैं। पेज नंबर 210 में आ जाइए और पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ के जाइए। ये पिछली बार पूछा गया था कौन से कमेटी के कारण पेमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। याद रखिएगा, नचिकेत मोर कमेटी, तो 2015। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को इन्हांस करना अनबैंक्ड और अंडर बैंक एरिया में। इसके कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। बीआरए एक्ट, आरबीआई एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट, एफएमआई एक्ट, पीएसएस एक्ट सभी के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। ऑपरेशनल स्कोप की बात करें यदि हम पेमेंट बैंक की, तो ये लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी सेविंग और करंट अकाउंट। इनका डिमांड डिपॉजिट का जो 3/4 रहेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर में इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब 75%, और रिमेनिंग को ये रखेंगे डिमांड डिपॉजिट विद अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है? 75% कहाँ रखेंगे? एसएलआर में, और रिमेनिंग कहाँ 25% कहाँ रखेंगे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। और करंटली ये सब पेमेंट बैंक है। पहला सवाल, व्हेन वाज पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश? 2015, नचिकेत मोर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड फॉर द पेमेंट बैंक? इशू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन इशू, ये सब ध्यान रखना है। पेज नंबर 211 में आ जाइए और यहाँ पे पढ़ के जाइए आप किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या करता है? फार्मर को क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है बैंक को। डिस्पेंसिंग क्रेडिट, तो मतलब कि जो भी बैंक केसीसी सिस्टम से डिस्पेंस कर रही है क्रेडिट को, तो उसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए, और गवर्नमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट का एक्सटेंशन होगा, और रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए, यानी इनपुट खरीदने के लिए और कैश विड्रॉल के लिए। गाइडलाइंस की बात करें तो भसीन वर्किंग कमेटी 2012 में इसे डिवाइस किया। डिटेल गाइडलाइन जो है आरबीआई नबार्ड के द्वारा इशू किया गया है। कार्ड लिमिट, पोस्ट हार्वेस्ट नीड, कंजम्पशन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट सभी पे बेस्ड होता है। इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस पार्टिकुलर केसीसी, तो ऑनर कल्टिवेटर, टेनेंट फार्मर, ओरल लेसई, शेयर क्रॉपर एलिजिबल, ये सभी एलिजिबल होते हैं। मेंबर ऑफ एसएचजी, जेएलजी ऑल्सो एलिजिबल इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर एंड शेयर क्रॉपर। पहला सवाल, हु रिविजिटेड द केसी गाइडलाइन इन द 2012? 2012 में केसी गाइडलाइन को किसने रिविजिट किया? तो भसीन वर्किंग ग्रुप ने रिविजिट किया। विच इज वन ऑफ द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द केसी होल्डर फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट? सब्सिडाइज क्रॉप इंश्योरेंस, इंटरेस्ट सबवेंशन, फ्री एग्रीकल्चर इनपुट, लैंड लीज, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, ठीक है। तो जो भी फार्मर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। पेज नंबर 218 में आ जाइए और यहाँ पे पीपीआई पढ़ के जाइए। पीपीआई क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये गुड्स सर्विसेज रेमिटेंस ऑफ को परचेज में हेल्प करता है। इसमें कैटेगरीज की बात करें तो क्लोज सिस्टम पीपीआई होता है, तो एंटिटी के द्वारा इशू किया जाता है अपनी गुड्स एंड सर्विस के लिए। कोई कैश विड्रॉल या थर्ड पार्टी पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। इसे पेमेंट सिस्टम में क्लासीफाई नहीं किया जाता जिसमें आरबीआई की अप्रूवल होती है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है? नो कैश विड्रॉल और थर्ड पार्टी पेमेंट इशूड बाय एंटिटी फॉर इट्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, यानी एंटिटी अपनी गुड्स एंड सर्विस के लिए इशू करती है, इसलिए इसे क्लोज सिस्टम कहा जाता है। एक होता है सेमी क्लोज, तो आप आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन में यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कोई कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक और नॉन बैंक दोनों इशू करती है सिमिलर फीचर के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन सेमी क्लोज। एक होता है हमारा ओपन। ओपन में क्या होता है कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, परचेज और कैश विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम और बीसीज में, ठीक है। ये सब कुछ कर सकते हैं। पहला सवाल, विच कैटेगरी ऑफ पीपीआई अलाउ कैश विड्रॉल एट एटीएम? तो मैंने बताया क्लोज में आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, सेमी क्लोज में भी नहीं कर सकते, ओपन में कर सकते हैं। पीपीआई दैट कैन बी यूज एज अ ग्रुप आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन और क्लासिफाइड इन विच लोकेशन? जो पीपीआई जो है
सवाल ये है कि what is the question that PPI that can be used as a group of identified merchant location are classified under which category? तो ये हमारा होता है सेमी क्लोज। तो ये सेमी क्लोज ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोज सिस्टम पीपीआई? क्लोज सिस्टम पीपीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है क्लोज है, राइट तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे परमिट कैश विड्रॉल नहीं, दे कैन बी यूज फॉर थर्ड पार्टी सर्विस नहीं, थर्ड पार्टी सर्विस भी नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल, इन्हें आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़िए, पेज नंबर 222 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 222 में क्या है योजना, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रॉप लॉस या डैमेज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा इनकम स्टेबलाइजेशन फॉर फार्मर, इनकम स्टेबलाइजेशन मिलता है फार्मर को, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इनकरेज करना, फार्मर के क्रेडिट वर्दनेस को इंश्योर करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना। यदि रेट की बात करें तो खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5% और एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%। ये हमारा प्रीमियम रेट्स है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात करें तो बैलेंस प्रीमियम फॉर फुल इंश्योर्ड अमाउंट कवर करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी तो फार्मर जो नोटिफाइड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं नोटिफाइड एरिया में वो सभी एलिजिबल होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी यूज तो स्मार्टफोन को यूज़ किया जाता है डेटा कैप्चर और अपलोड के लिए, रिमोट सेंसिंग को यूज़ किया जाता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को कम करने के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्विसेज टैक्स तो इन्हें एग्जाम्पशन दिया गया है सर्विस जो कि इन्वॉल्व होता है स्कीम इंप्लीमेंटेशन में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। की पॉइंट याद रखिए, प्रीमियम कितना ये पूछा जाता है, ठीक है। प्रीमियम पूछा जाता है खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%। टेक्नोलॉजी यूज देख लीजिए। फिर उसके बाद वॉलंटरी पार्टिसिपेशन खरीफ 2020 से हुआ है। रिस्क कवरेज जो भी यील्ड लॉस हो रहा है नेचुरल इवेंट के कारण, फायर लाइटनिंग सब कवर होगा। व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप? 1.5, 2, 5, 3%। बताइए खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम रेट कितना है? 2% है। रबी के लिए कितना है? 1.5% है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इनकरेज इन PFOI? ब्लॉकचेन, ड्रोन, स्मार्टफोन एंड रिमोट सेंसिंग। यस, स्मार्टफोन एंड रिमोट सेंसिंग करेक्ट। अब देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लॉन्च किया गया। 1 साल का रिन्यूएबल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होता है। लाइफ इंश्योरेंस मिलता है डेथ के लिए। पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एडमिशन करती है बैंक के साथ। टारगेट कौन है? पुअर और अंडर प्रिविलेज है। एलिजिबिलिटी 18 से लेकर 50 साल है। रिस्क कवरेज अप टू 55 ईयर फॉर दोज हु ज्वाइन बिफोर 50 से पहले जो ज्वाइन कर लेते हैं उनको 55 साल तक का रिस्क कवरेज मिलता है। एक है सुरक्षा बीमा योजना। 1 साल का रिन्यूएबल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। डेथ में 2 लाख का कवरेज मिलता है। यदि मान लीजिए दोनों आँख, दोनों हाथ, दोनों फिट लॉस हो जाता है तो 2 लाख का मिलता है। और एक आँख, एक हाथ, 1 फुट लॉस होता है तो 1 लाख का मिलता है। प्रीमियम 12 रुपया पर एनम है। पेमेंट ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक अकाउंट से। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसे एडमिनिस्टर करती है। इसमें इंडिविजुअल जिनका एज है 18 से लेकर 70 साल वो एलिजिबल होते हैं। इनरोलमेंट क्या है? 1 बैंक अकाउंट पर इंडिविजुअल, ठीक है। ये इनका इनरोलमेंट स्टेज है। पहला सवाल है व्हाट इज द एज रेंज फॉर एलिजिबिलिटी अंदर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर एलिजिबिलिटी क्या एज रेंज है? तो मैंने आपको बताया 18 से लेके 50 साल का है, ठीक है। 18 to 50 बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज रेंज फॉर एलिजिबिलिटी अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? जो कि हमारा 18 से लेके 50 साल तक है। प्रीमियम अमाउंट कितना मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में? तो 12 रुपया पर एनम है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा स्कीम जो है कवरेज प्रोवाइड करता है टोटल और इररिवोकेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई? तो यदि मान लीजिए कि एक आंख का लॉस हो जाए या टोटल लॉस हो जाए या इररिवोकेबल लॉस हो जाए तो कौन सा स्कीम हमें कवरेज प्रोवाइड करेगा? PMJJBY, PM सुरक्षा बीमा योजना, दोनों प्रोवाइड करेगा, दोनों में से कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। सही जवाब है इसका सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड करेगा। कितना प्रीमियम होता है वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना में देख लीजिए कि टोटल लॉस ऑफ बोथ आई हो जाए तो 2 लाख और 1 लाख हो जाए, एक आई लॉस हो जाए तो 1 लाख का होता है, ठीक है। इतना अमाउंट मिलता है। पेज नंबर 240 में आ जाइए और यहाँ पे AVPS के बारे में बताया जा रहा है। AVPS क्या होता है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ठीक है। तो ये NPCI के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। ये आधार नंबर को सेंट्रल की के रूप में यूज करता है। ये गवर्नमेंट बेनिफिट को चैनल करने में हेल्पफुल होता है और सब्सिडीज़ को चैनल करने में हेल्पफुल होता है। इसका टारगेट है आधार इनेबल बैंक अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में AEBA बोलते हैं, आधार इनेबल बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी का। फिर एक हम लोग URC की बात कर लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो रूरल से, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। रूरल सेंटर है Tier 5 और Tier 60 में। कोई CBS इनेबल बैंकिंग आउटलेट नहीं होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक का या
हमारे एसएफबी का, पेमेंट बैंक का, आरआरबी का, एलएफबी का, या लाइसेंस कोऑपरेटिव बैंक का। यदि हम बात करें फिक्सेशन ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस की, तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल ग्रुप की। जो टीजी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डीएलटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा कन्वीन किया जाता है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लीड बैंक से, मेजर कमर्शियल बैंक से, आरआरबी से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और जो हमारे नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं उनके। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना है आपको। और फिर एक होता है हमारा एसएलटीसी होता है स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी। ये जो रिव्यू, ये जो स्केल फिक्स किया गया है डीएलटीसी के द्वारा, उसको ये रिव्यू करते हैं। एसएलटीसी के अंदर कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एसएलबीसी कन्वेनर, मेजर कमर्शियल बैंक, नाबार्ड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो कन्वेनर होते हैं। एसएलटीसी गाइडेंस प्रोवाइड करता है डीएलटीसी को रियलिस्टिक कॉस्ट फैक्टर पे। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम? एपीएस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मर, टू इलेक्ट्रॉनिकली चैनल गवर्नमेंट बेनिफिट एंड सब्सिडी, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन शॉपिंग, टू इनेबल मोबाइल बैंकिंग। तो एपीपीएस का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है कि हम गवर्नमेंट बेनिफिट और सब्सिडीज को इलेक्ट्रॉनिकली चैनल करें। इनमें से कौन सा यूआरसी नहीं कंसिडर किया जाता? रूरल सेंटर विद नो सीबीएस इनेबल आउटलेट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रूरल सेंटर विद नो सीबीएस इनेबल आउटलेट ऑफ पेमेंट बैंक, रूरल सेंटर विद ब्रांच ऑफ लोकल एरिया बैंक, रूरल सेंटर विद नो ब्रांच ऑफ रूरल बैंक। सही जवाब है इसका रूरल सेंटर विद ब्रांच ऑफ लोकल एरिया बैंक। तो ये नहीं माना जाएगा हमारा यूआरसी। हु कन्वीन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी फॉर फिक्सिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस? तो स्केल ऑफ फाइनेंस को फिक्स करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को कन्वीन कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मेजर कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी मैंने बताया था डीसीसीबी कन्वीन करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स करने के लिए। पेज नंबर 243 में आ जाइए और यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम के बारे में पढ़ के जाइए। पहला होता है हमारा PAIS यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, 2001-2002 में लाया गया था केसीसी होल्डर के लिए। इसमें क्या होता है कि टर्म लोन जो है हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए एक्सटेंड किया गया है 2004-2005 में। और PIS का फुल फॉर्म याद रखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। और इसमें क्या होता है कि 2006-2007 में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी आया, यानी शॉर्ट टर्म क्रॉप यदि 3 लाख तक का रहता है तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और कैप इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम। यदि प्रॉम्प्ट रिपेमेंट होता है, मैंने बताया था ये 2009-2010 में लाया गया, 1% इंसेंटिव दिया जाता है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए, जिसको 2010-11 में 3% बढ़ा के किया गया 3 लाख तक के क्रॉप पे। When was the personal accidental insurance scheme introduced for KCC holder? कब आया था? तो मैंने अभी बताया आपको 2001-2002 में आया था। व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप अप टू? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन होते हैं 3 लाख का, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, उसको कितना इंटरेस्ट रेट क्या रखा गया था? 7% पर एनम रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेज नंबर 248 में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सी केसीसी फॉर मार्जिनल फार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फ्लेक्सिबल केसीसी फॉर मार्जिनल फार्मर। तो सबसे पहला पॉइंट आइए डिस्कस करते हैं इसमें। फ्लेक्सिबल केसीसी मतलब क्या हुआ कि आपका जो लिमिट्स है वो 10,000 से लेकर 50,000 होता है। वो डिपेंड करता है कि लैंड होल्डिंग क्या है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन लैंड होल्डिंग एज वेल एज क्रॉप ग्रोन। कौन सा क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लैंड होल्डिंग क्या है, उसके हिसाब से लिमिट जो है 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में वेरी करता है। राइट, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है कि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट, वेयर हाउस स्टोरेज, ठीक है, उसके अलावा हमारा अदर फार्म एक्सपेंस, ठीक है, ये सभी पर्पस है इसके। फिर असेसमेंट की बात करें तो ब्रांच मैनेजर इसे असेस करते हैं, इसको असेसमेंट ब्रांच मैनेजर के द्वारा किया जाता है, और बिना लैंड वैल्यू को रिलेट किए हुए। तो सबसे पहले तो लिमिट समझ लीजिए। पहला लिमिट यह है कि 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में होगा। लैंड होल्डिंग और क्रॉप पर डिपेंड करता है। पोस्ट हार्वेस्ट, वेयर हाउस स्टोरेज सभी पर्पज़ के लिए दिया जाता है। ब्रांच मैनेजर के द्वारा असेसमेंट किया जाता है और विदाउट रिलेटिंग टू द लैंड वैल्यू। कंपोजिट लिमिट 5 साल के लिए फिक्स किया जाता है, जिसको यदि क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया, स्केल ऑफ फाइनेंस में चेंज आया, उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। एक होता है फाइनेंशियल मार्केटिंग ऑफ क्रॉप। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पोस्ट हार्वेस्ट लोन। तो NWR के अगेंस्ट जो है लोन दिया जाता है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट। ये स्कीम 2011-12 में स्टार्ट हुआ था। इसका पर्पज़ था कि हम डिस्करेज करें डिस्ट्रेस सेल को और इंकरेज करें वेयर हाउस स्टोरेज को बेटर प्राइसिंग के लिए। 2011-12 में लाया गया था डिस्ट्रेस सेल को डिस्करेज करना और वेयर हाउस स्टोरेज को बेटर प्राइसिंग के लिए प्रमोट करना। एलिजिबिलिटी कौन है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिसके पास केसीसी है, इन्होंने क्रॉप लोन लिया हो पब्लिक सेक्टर बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, आरआरबी से। फार्मर बिना क्रॉप लोन का लेकिन NWR का वो एलिजिबल नहीं होंगे।
लोन डिटेल की बात करें तो क्वांटम यदि 50% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस प्लेस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख तक में मिलेगा। लोन पीरियड 6 महीना का होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल केसीसी। तो फ्लेक्सिबल केसीसी किसे मिलता है? तो जिन्होंने लोन क्रॉप लोन लिया है पब्लिक सेक्टर बैंक से। यदि क्रॉप लोन फार्मर ने नहीं लिया है तो वो बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकते। और क्वांटम जानते ही हैं आप 75% होता है एक्चुअल वैल्यू का, और इंटरेस्ट रेट 7% होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख तक का अवेलेबल है। लोन पीरियड 6 महीना तक का है। वैल्यूएशन की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या है या एमएसपी क्या है, जो भी कम हो, ठीक है। या तो हमारा प्रिवेलिंग मार्केट रेट यानी तो एमएसपी जो भी कम हो वही उसी पे वैल्यूएशन किया जाएगा। यदि एमएसपी नॉट नहीं अनाउंस है तो आपको जो एपीएमसी का मार्केट रेट है उसको यूज़ कीजिए। एक होता है हमारा एक्रीडेशन। एक्रीडेशन मतलब कि एनडब्ल्यूआर को इशू किया जाता है डब्ल्यूडीआरए के द्वारा, ठीक है। डब्ल्यूडीआरए क्या है? एक्रीडेटेड वेयर हाउस है। लोन ट्रीटमेंट तो इसको हम फ्रेश या एडिशनल लोन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल केसीसी। फ्लेक्सिबल केसीसी में पॉइंट्स याद रखने हैं। 2011-12 में लाया गया स्कीम। डिस्ट्रेस सेल को डिस्करेज किया गया। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड एलिजिबल होते हैं। क्वांटम 75% होता है एक्चुअल वैल्यू का। इंटरेस्ट रेट 7% होता है। ये सब याद रखिएगा। टाइमिंग की बात करें तो आइडियली सैंक्शन पोस्ट हार्वेस्ट ड्यूरिंग मार्केटिंग सीजन। व्हाट इज द फ्लेक्सिबल लिमिट रेंज फॉर फ्लेक्सी केसीसी प्रोवाइड टू द मार्जिनल फार्मर। बताइए मार्जिनल फार्मर को जो फ्लेक्सी केसीसी दिया जाता है उसका फ्लेक्सिबल लिमिट रेंज क्या होता है? 10,000 से लेकर 50,000 तक होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट सबवेंशन कितना अवेलेबल होता है एनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट लोन को? 3 लाख तक का सबवेंशन दिया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लोन अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं? ये स्कीम 11-12 में लाया गया था। ऑल फार्मर विद प्रोड्यूस इन वेयर हाउस नहीं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विद केसी एंड क्रॉप लोन, यस करेक्ट। ओनली मार्जिनल फार्मर नहीं, ओनली फार्मर विद एनडब्ल्यूआर, गलत। पेज नंबर 249 में आ जाइए। यहाँ पे बैंक का जो रोल होता है रिलीफ एरिया प्रोवाइड करना, जो नेचुरल कैलामिटीज़ में अफेक्टेड है उसको जरा पढ़ के जाइए। कि मतलब कि बैंक का प्रोविजन है कि रिलीफ प्रोवाइड करे वैसे एरिया में जो कि नेचुरल कैलामिटीज़ का अफेक्टेड है। पहला मान लीजिए ड्रॉट आ गया या फ्लड आ गया तो कन्वर्ट कर दे आउटस्टैंडिंग क्रॉप प्रोडक्शन लोन को मीडियम टर्म लोन में, जिसका 2 से 5 साल में रिपेबल हो। कम से कम 1 साल का मॉरिटोरियम दिया जाए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहती है कि प्रोसीड्यूर है रिलीफ मेजर के लिए। एक होता है हमारा अन्यवारी सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बार पूछा गया था। और ये जो है ना अन्यवारी सर्टिफिकेट ही बेसिस होता है रिलीफ मेजर को ग्रांट करने का, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक होता है हमारा फिक्स प्रोडक्शन क्रेडिट। फिक्स प्रोडक्शन क्रेडिट क्या होता है? फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है जो कि कन्वर्जन फैसिलिटी को रिसीव करते हैं। नबार्ड का रिफाइनेंस, तो कोऑपरेटिव बैंक और आरबी के लिए नबार्ड रिफाइनेंस करती है। और एमटी यानी कन्वर्जन लोन के लिए अंडर सेक्शन 24 ऑफ द नबार्ड एक्ट और फ्रॉम नेचुरल रूरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड, यहाँ से रिफाइनेंस होता है, ठीक है। एक होता है हमारा क्रॉप इंश्योरेंस, तो ये पीएमएबीवाई के अंदर मैंडेटरी है। कंसेशनल प्रीमियम मिलता है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। यदि टर्म लोन के रिस्केड्यूलमेंट की बात करें तो बोरोवर जो पार्शियली या टोटली डैमेज एसेट है वो रिस्केड्यूल कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर लोन को करंट यूज़ माना जाएगा, एनपीए नहीं माना जाएगा। ये सब पॉइंट ध्यान रखने हैं हमें। तो ये सब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड फॉर मीडियम टर्म लोन कन्वर्टेड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। तो मोरिटोरियम पीरियड कितना दिया जाता है? रिपेमेंट पीरियड कितना होता है? तो 2 से 5 साल तक का रिपेमेंट पीरियड होता है और मोरिटोरियम पीरियड 1 साल का होता है। अभी मैंने डिस्कस किया था। विच इंश्योरेंस की मस्ट फार्मर अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन में क्रैश क्रेडिट किसान क्रेडिट कवरेज क्रॉप, मतलब कौन से स्कीम से जिस फार्मर ने केसीसी ले रखा है या कैश क्रेडिट ले रखा है वो कौन से इंश्योरेंस स्कीम से अब ये करे। तो सबसे इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 252 पे आ जाइए और यहाँ पे आप पढ़ के जाइए रिपेमेंट स्केड्यूल के बारे में, राइट। तो रिपेमेंट स्केड्यूल में क्या है जरा लेट्स डिस्कस। सबसे पहला इसमें आता है इक्वल, 3 तरह का स्केड्यूल होता है। रिपेमेंट स्केड्यूल में 3 तरह का होता है। एक होता है हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक होता है इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट और एक होता है हमारा इसको पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट बात करते हैं। यानी प्रिंसिपल अमाउंट को आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वो हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी मूलधन है उसको आप क्या कीजिए, जो भी मूलधन है आपका उसको डिवाइड कर दीजिए। यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट को सेपरेटली रिकवर किया जाएगा। जो हायर टोटल रिपेमेंट होगा अर्लियर पीरियड में, क्योंकि हायर इंटरेस्ट लगता है डिक्लाइनिंग बैलेंस पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट बराबर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट क्या होता है? इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट रिपेड थ्रू आउट द रिपेमेंट स्केड्यूल। तो सेम अमाउंट आपको थ्रू आउट द रिपेमेंट स्केड्यूल पे करना है, ठीक है। सेम अमाउंट
तो इसके सुटेबल होता है बोरोवर के लिए जिनके पास रेगुलर इनकम हो, इनकम सोर्स हो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी इंस्टॉलमेंट का लोन अमाउंट इंटू CRF। CRF क्या होता है? आर इंटू कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है, आर इंटू 1+r होल टू द पावर n, 1+r होल टू द पावर n -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CRF याद रखना, ठीक है। एक होता है हमारा ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बढ़ता है या घटता है डिपेंड ऑन सरप्लस जनरेशन पैटर्न। तो सरप्लस जनरेशन पैटर्न कैसा है उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो यदि मान लीजिए सरप्लस बढ़ता है तो हमारा इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गया। और यदि हमारा सरप्लस घटता है जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इंस्टॉलमेंट घटाएंगे, समझे। तो ये पॉइंट है। और ये कॉमनली अडॉप्ट कम होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, तो ध्यान रखना। पहला सवाल है विच रिपेमेंट स्केड्यूल टिपिकली इन्वॉल्व इक्वल रिपेमेंट अमाउंट थ्रू आउट द टर्म लोन। तो इसके अंदर जो जो इक्वल रिपेमेंट अमाउंट रहता है उसको इक्विटेड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। व्हाट डज द कैपिटल रिकवरी फॉर्मूला कैलकुलेट। तो ये जो CRF है वो क्या कैलकुलेट करता है? तो फॉर्मूला तो आपको पता है, ऑप्शन एक है टोटल इंटरेस्ट पेबल इंस्टॉलमेंट अमाउंट फॉर ईच रिपेमेंट। नहीं, ये आपको बताता है कि प्रत्येक रिपेमेंट का इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है। विच रिपेमेंट स्केड्यूल टिपिकली एडजस्ट इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटी इन्वॉल्व। तो इसके लिए हम लोग सरप्लस तो ये इसको ग्रेड पेमेंट बोलते हैं। मतलब टिपिकली एडजस्ट इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन द सरप्लस जनरेटेड। पेज नंबर 255 में आ जाइए और यहाँ पे ट्रिकल इरिगेशन पढ़ के जाइए। ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है कि ड्रिप वाटर इनटू सॉइल एट वेरी लो रेट। आप सॉइल को वाटर में डालते हैं बहुत ही कम रेट में, 10 से 12 लीटर पर डे। उसके बाद ये स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप यूज़ करेगा जिसमें एमीटर होगा या ड्रिपर होगा। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन की बात करें तो वाटर जो है प्लांट के क्लोज अप्लाई किया जाता है, जिससे सॉइल का स्मॉल पार्ट ही वेट होता है। फ्रीक्वेंट वाटर एप्लीकेशन यानी हर एक से दिन के बाद क्या होता है कि मॉइस्चर लेवल बढ़ता है। रो क्रॉप के लिए, ट्री के लिए, वाइन क्रॉप के लिए बहुत सुटेबल ये पार्टिकुलर चीज़ है। उसके बाद हाई कैपिटल कॉस्ट के कारण ये हाई वैल्यू क्रॉप बनता है। हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिप इरिगेशन। एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो किसी भी फार्मेबल स्लोप के सुटेबल होता है। वाटर सप्लाई पाइप जो है कंटूर लाइन के दौरान लेट डाउन रहता है ताकि इमीटर डिस्चार्ज वेरिएशन को हम लोग मिनिमाइज करें। इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉइल सुटेबिलिटी, सो इट इज सुटेबल फॉर मॉइस्ट सॉइल, क्ले सॉइल। देखिए ध्यान रखिएगा, सॉइल सुटेबिलिटी में बहुत सारे सॉइल के लिए सुटेबल होता है ये। क्ले सॉइल की बात करें तो इसमें कम एप्लीकेशन कम होता है ताकि पॉन्डिंग और रन ऑफ अवॉइड कर सकें। सैंडी सॉइल में हाई मीटर डिस्चार्ज रेट की जो रिक्वायरमेंट होती है। चैलेंजेस क्या है कि जो सेडिमेंट्स, एल्गे, फर्टिलाइजर डिपॉजिट और डिजॉल्व केमिकल्स से जो ब्लॉकेज है उसको अवॉइड कीजिए, उसको वो एमीटर उसको ब्लॉक कीजिए। फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है ताकि ब्लॉकेज रिमूव कर सकें। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में नीड एक्सपीरियंस इंजीनियर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से पहला सवाल है व्हाट इज द टिपिकल वाटर एप्लीकेशन रेट फॉर ड्रिप इरिगेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर एप्लीकेशन एवरेज 1 to 3 डेज, वेरी हाई मॉइस्चर, लगभग 2 से लेके 20 लीटर पर आवर। फिर वही क्रॉप और मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो जो हमारा हाई वैल्यू क्रॉप होता है वेजिटेबल, सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट फ्रूट, ट्री एंड वाइन क्रॉप, ये सब होते हैं। पेज नंबर 257 में आ जाइए और यहाँ पे बंडिंग एक्टिविटी यानी कंटूर बंड्स को पढ़ के जाइए। बंड जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉलोइंग द सेम कंटूर लाइन आर कॉल्ड कंटूर बंड। मतलब कंटूर लाइन को देखिए, एक होता है कंटूर लाइन, तो कंटूर लाइन को फॉलो करते हुए जो बंड बनाया जाता है उसको कंटूर बंड बोलते हैं। तो ये सुटेबल होता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कम हो। कितना का एनुअल रेनफॉल हो? 600 मिलीमीटर से कम हो। तो ये सुटेबिलिटी समझ में आ गया कि एरिया विद लो रेनफॉल, एग्रीकल्चर फील्ड विद परमिसिबल सॉइल एंड लैंड स्लोप लेस दैन 6%। तो मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड है या इसका सॉइल लैंड स्लोप 6% से कम है। बेनिफिट क्या होता है? सॉइल इरोजन रोकता है, रेन वाटर को क्रॉप यूज में कन्वर्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रेन ऑफ वाटर स्टोर्ड एट अपस्ट्रीम ऑफ द बर्न। कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन में क्या होता है? प्रॉपर हाइट जरूरी होता है ताकि ओवर टॉपिंग को अवॉइड कर सकें फ्लड के दौरान। सरप्लस वियर प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक्सेस वाटर को डिस्पोज कर सके नेक्स्ट बन में, जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ये क्लेई या डीप ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि क्रैक डेवलपमेंट हो जाता है, वाटर लॉगिंग इशू होता है बर्न सेक्शन में। इन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कंटर बंकिंग नॉट रिकमेंडेड। तो ये मैंने बताया सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, जगह पे क्ले सॉइल। कंस्ट्रक्टिंग कंट्रोल बर्न को कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पज क्या है? तो पूछा जा रहा है कि कंट्रोल बंद कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पज क्या है? कंजर्विंग रेन वाटर एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। पेज नंबर 290 में आ जाइए और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के प्रमोशन के बारे में बताया जाए, जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्री कोड की VIC
वी टॉक अबाउट KVIC लेटर। तो ये खादी और विलेज इंडस्ट्री सेक्टर है। खादी और विलेज इंडस्ट्री सेक्टर की ओवरव्यू की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लो इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा मैनेज किया जाता है 1991 से लेकर। फ्री एक्सचेंज रेट फॉर ऑल इंडिविजुअल। ओके, सो वी टॉक अबाउट KVIC। KVIC क्या है? KVIC बेसिकली प्लान होता है, प्लान इम्प्लीमेंट एंड इम्प्लीमेंट KVI डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्ड रिजर्व्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट बाय प्रोड्यूसर। उसके बाद कह रहा है कि क्रिएट कॉमन फैसिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, प्रमोट कोऑपरेटिव एफर्ट अमंग आर्टिसन।